पैटर्न कॉन्टिनेंट पर सिविल वॉर बहुत बुरी हालत पर पहुंच जाती है जब नॉर्थ कुछ इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट शुरू करता है लोगों को इनकार्नेट्स बनाने के लिए, ताकि वॉर का रुख बदला जा सके। ये एक्सपेरिमेंट हान कहनराइट को एक गॉडली मिथिकल बीस्ट की पावर दे देते हैं, जिससे कि वो वेयरवुल्फ में शेप शिफ्ट करके वॉर को खत्म कर सके। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुआ, कंट्री को ये समझ आ गया कि ऐसे किसी को कंट्रोल करना नामुमकिन है जिसके पास गॉड जैसी पावर्स हो। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हान की लाइफ अब उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती और उसे गॉड किलर बुलेट से शूट कर दिया जाता है। सिविल वॉर तब स्टार्ट हुआ जब नॉर्थन यूनियन पैट्रिया और साउथर्न कन्फेडरेशन ऑफ पैट्रिया ने एक प्रीशियस मिनरल सोमनियम डिस्कवर किया। नॉर्थ शुरू में हारने के कागार पर था, लेकिन फिर उन्होंने समनियम का यूज करके इनकार्नेट्स बनाए। इनकार्नेट्स एक रिसर्च का नतीजा थे जिसे एक लड़की एलाइन ने डेवलप किया था और जल्दी ही इन्हें बैटलफील्ड में यूज किया जाने लगा। मोस्टर स्ट्रेंथ और पावर के साथ नॉर्थ ने साउथ को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया और हर एक लड़ाई को लगातार जीतने लगे। लेकिन एक अजीब सा हादसा होता है। इनकार्नेट्स और सोल्जर्स जब सॉर्थन कैप्टिव्स यानी कि बंदियों से जानकारी निकाल रहे थे, तब अबाई द हाइड्रा ने कैप्टिव्स और अपने ही कॉमरेड्स को मारना शुरू कर दिया। हांक, जो कि इस शो का कैप्टन था, सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि अबाई को ना मारे जब तक वो स्नेकमैन को रोकने की कोशिश कर रहा है। अबाई कुछ सेकंड के लिए होश में आता है और हांक से रिक्वेस्ट करता है कि उसे रोके, लेकिन हांक कुछ कर पाता। इससे पहले सोल्जर अपनी कैनन्स को खोलने लगते हैं और एक्सक्लूसिव बॉल अनलिश कर देते हैं मॉन्स्टर पर। अबाई वापस नॉर्मल फॉर्म में आकर हांक से कहता है कि उसकी गलती नहीं थी। हांक एक मेडिक को बुलाता है, लेकिन ह्यूमन सोल्जर के चेहरों पर डर के हाव भाव होते हैं। अबाई उनसे माफी मांगने लगता है और डिसाइड करता है अपने आप को जान से खत्म कर देने का। इस इंसिडेंट के बाद एलाइन ने हांक और काने को रिवील किया कि अबाई ने उसे अपनी बिगड़ती कंडीशन के बारे में बताया था, लेकिन एलाइन कुछ कर नहीं पाई क्योंकि उसे पता नहीं था कि इसे रोका कैसे जाए। एलाइन एक्सप्लेन करती है कि अबाई के इनकार्नेट पावर उस पर कंट्रोल करने लगे हैं और वो एक असली बीस्ट में बदल रहा था। अबाई के अंतिम संस्कार के दौरान हांक सबको स्पीच देता है कि जो अबाई के साथ हुआ वही उनके साथ भी हो सकता है। उसने सबको बताया कि वो अबाई भी ह्यूमन है, असली बीस्ट नहीं, लेकिन उन्हें ये वादा करना होगा कि जैसे ही वो अपना ब्रेन लूज करने लगे तो उनके साथियों में से ही कोई एक उन्हें खत्म करेगा। कुछ हफ्तों बाद नॉर्थ साउथर्न कैपिटल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस स्क्वाड को अपने मेंबर्स भी लूज करने पड़ते हैं क्योंकि उनके अंदर के बेस्ट उनकी मानसिक स्थिति को खत्म कर रहे थे और उनके कॉमरेड्स को फ्रेंडली फायर यूज करना पड़ता है। एक लंबी और मुश्किल जंग के बाद स्क्वाड फाइनली कैपिटल की तरफ बढ़ रही थी। हांक ने नोटिस किया कि उसके कॉमरेड का हौसला गिर रहा है, इसलिए वो अनाउंस करता है कि वो एलाइन को प्रपोज करने वाला है क्योंकि शायद ये मोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। स्क्वाड के सभी मेंबर्स ने उसको फोर्स किया कि वो एलाइन के साथ रहे। हांक ने उनसे कहा कि जब वॉर खत्म हो जाएगी तो वो सभी लोग सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन सबको जिंदा वापस आना होगा। ये बात सुनकर इनकार्नेट्स के अंदर खुशी का माहौल छा जाता है। उसके बाद हांक काने मैडहाउस से बात करता है, जो एलाइन और हांक का चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं था। दोनों याद करते हैं कि कैसे वो अच्छे फ्रेंड बन गए उनके बैकग्राउंड के बावजूद। काने एडवाइस देता है कि हांक एलाइन की हेल्प करे क्योंकि वो अपने आप सब कुछ हैंडल कर रही थी। उसी रात हांक एलाइन के पास जाता है जहां एलाइन कहती है कि वो बाहर जाकर बात करना चाहती है। एलाइन रिवील करती है कि वॉर ऑलरेडी ओवर हो गई है, नॉर्थ और साउथ पीस ट्रीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। हांक खुश होता है कि शांति वापस आ रही है, लेकिन एलाइन कहती है कि ये पीस इनकार्नेट्स के लिए नहीं है। एलाइन हांक को गॉड किलर बुलेट से शूट करते हुए बताती है कि सब इनकार्नेट्स आखिर में अपनी ह्यूमैनिटी लूज कर देंगे और जब ये होगा तो इनकार्नेट्स ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगे। भले ही बैटलफील्ड पर उन्हें गॉड्स माना जाता है, लेकिन लोग अब भी उनसे डरते हैं, इसीलिए ऑफिशियली वॉर खत्म होने के बाद इनकार्नेट्स को डिस्पोज कर दिया जाएगा। एलाइन ने ट्राई किया था कि इनकार्नेट्स को बिना होशो आवाज गवाए बीस्ट बनने से रोके, लेकिन उसका ओनली सोल्यूशन यही था कि उन्हें तभी मार दिया जाए जब वो सोसाइटी के लिए खतरा बनने लगे, स्पेशली क्योंकि उन्हें उसने क्रिएट किया था। एलाइन ये भी कहती है कि हांक बहुत दयालु और अच्छा है और वो ट्राई करेगा उसे रोकने का, इसलिए पहले हांक का मरना जरूरी था। फिर बचे हुए इनकार्नेट्स को भी फिनिश कर दिया जाएगा। उसने हांक को गले से लगाया और फिर काने को गॉड किलर बुलेट दे दिया। दोनों ने प्लान बनाया था कि स्क्वाड को उसी रात खत्म कर दिया जाए, लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है क्योंकि काने एलाइन को बिट्रे कर उसे ही शूट कर देता है। हांक का विजन धुंधला होने लगता है जहां वो एलाइन की डेड आईज और काने को हंसते हुए देखता है अपना होश खोने से पहले। 2 महीने बाद हांक मिलिट्री हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलता है जहां पर सेकंड लेफ्टिनेंट लीसा रनकास्टल उसे बताती है कि वॉर खत्म हो चुकी है। इनकार्नेट की स्क्वाड को भी डिसबैंड कर दिया गया है और काने ने उन्हें कहा कि वो लोग कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग पागल हो गए और जहां भी गए वहां पर तबाही मचा दी। लीसा ये भी बताती है कि काने और एलाइन उस रात के बाद से गायब हो गए। हांक के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। बिट्रेयल के बाद हांक एक मिशन पे निकल पड़ता है बचे हुए
इनकार्नेट्स को खत्म करने और खाने का पता लगाने के लिए। सबसे पहले वो अपने साथी एडाई के पास जाता है जो कि एक लिजार्ड लाइक बीस्ट होता है और वो कोमोफ्लैग पावर रखता है। एडाई हैंक को बताता है कि वो वॉर का हीरो है इनकार्नेट की पावर्स की वजह से, लेकिन हैंक उसे कहता है कि वो अपना वादा पूरा करने के लिए आया है और अब इनकार्नेट की दुनिया में कोई भी जगह नहीं है, स्पेशली जब वो अपना कंट्रोल खो रहे हो और लोगों को मार रहे हो। जिसके बाद हैंक अपना स्पेयर फेंकता है और उस पर अटैच्ड बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है एंड इसी के साथ एडाई वहीं पर खत्म हो जाता है। कुछ दिन बाद हैंक विलियम बैनक्रॉफ्ट टाउन में जाता है उसे मारने। विलियम बैनक्रॉफ्ट अपने टाउन में वापस आ गया था ड्रैगन फॉर्म के अंदर। अब वो अपनी डॉटर के साथ एक एंथली चला रहा था। शुरू में बच्चे डरे हुए थे लेकिन धीरे धीरे समझ गए कि वो कौन है और उसके साथ कंफर्टेबल हो गए। लेकिन एक रात विल अपने अंदर के बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी आवाज पूरे टाउन को सुनाई देती है। इसके बाद टाउन के लोग फरियाद करते हैं कि उनके एनिमल्स मारे जा रहे हैं। उन्होंने विल से बोला कि वो जीन के साथ एक हैवी मेटल की बॉल पहने ताकि वो निर्दोष है ये साबित कर सके। विल अपनी फैमिली के हालात देखकर जंगल में रहने का फैसला करता है। हैंक ने देखा कि विल दूसरों के मुकाबले अपने कंट्रोल में था कंपेयर टू इडाई और अबाई, लेकिन फिर भी उसे मार देता है ताकि लोगों के लिए भविष्य में खतरा न बन सके। उसे भी विल को मारते हुए दुख हो रहा था, लेकिन हैंक ने ये नहीं देखा कि शॉ ने उसके फादर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख लिया है। कुछ दिन बाद हैंक एक बार में रेस्ट कर रहा होता है जब शॉ जो कि उसे ढूंढ रही थी अचानक से उस रूम में एंटर करती है और अपनी राइफल से हैंक की तरफ बुलेट शूट कर देती है। लेकिन नॉर्मल बुलेट से इनकार्नेट को मारा नहीं जा सकता, इसीलिए हैंक शॉ के पास जाता है और उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। उसके बाद हैंक उस लड़की से पूछताछ करता है जहाँ पर वो बताती है कि वो विल की डॉटर है। लेकिन हैंक एक नए टारगेट के बारे में सोच रहा था, डैनी, एक और इनकार्नेट जो कि टाउन में था। हैंक शॉ को रुकने के लिए कहता है और बताता है कि वो भी एक इनकार्नेट है और फिर डैनी को खत्म करने के लिए निकल जाता है। हैंक डैनी का सामना करता है और उसे उसके क्राइम के बारे में बताता है कि डैनी मर्चेंट्स को लूट रहा है और उनके वेजन्स को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन शॉ जो अब भी एक बेवकूफ लड़की का कार्ड प्ले करती है उनके बीच में आ जाती है और हैंक को डैनी को मारने से रोकने की कोशिश करती है। डैनी कहता है कि जब वो मर्चेंट्स को शांति से पैसे देने को कहता है तो वो नहीं देते, इसीलिए उसे उन्हें मारना पड़ता है। क्रिमिनल्स के लिए ये लॉजिक सही लगता है। फिर डैनी ट्रांसफॉर्म होकर एक रहीनो लाइक बीस्ट में बदल जाता है और शॉ को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन हैंक जल्दी से उसे पुश करके बचा लेता है। डैनी हैंक पे अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन हैंक ऑलरेडी उसके कंधे पर चढ़ चुका था। हैंक बॉम्ब स्पिर से डैनी के चेस्ट पर फायरिंग करता है और तुरंत इग्नाइट कर देता है और जैसे ही वहाँ से उतरता है तो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन हैंक के आखिरी अटैक करने से पहले डैनी बताता है कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उसके टाउन में इतनी गरीबी है कि लोग कॉफी भी नहीं पी सकते। सीधी भाषा में वो कैफीन की कमी की वजह से ब्लेम कर रहा था। ये फाइनल वर्ड सुन के हैंक डैनी को शूट कर देता है, जिसे देखकर डैनी की मदर अपने बेटे की मौत पर रोने लगती है। वहाँ से जाने से पहले शॉ हॉन्क से पूछती है कि क्या वो अपने और साथियों को मारेगा। हॉन्क कहता है कि उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही कोई बीस्ट बन जाए उसे मारना जरूरी है। शॉ उसे रोकने की कोशिश करती है और पूछती है कि इनकार्नेट की स्क्वाड के साथ क्या हुआ। हॉन्क इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। शॉ कहती है कि वो हॉन्क के साथ रहेगी और सच जानने में मदद करेगी। कुछ दिन बाद हैंक और शॉ रोग्यू हिल टाउन में पहुंचते हैं जो कि करंटली मिनोताउर इनकार्नेट की दहशत में है। हैंक टाउन में लीसा से मिलता है जो कि बताती है कि हैंक को मिनोताउर के रैम्पेज को रोकना होगा। रोग्यू हिल टाउन वॉर के लिए फेमस है जहाँ वॉर कभी खत्म नहीं होती और वही यहाँ इनकार्नेट अपना फोर्ट्रेस बना रहा है सिटी के लोगों के हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर। इनकार्नेट लगातार वार्न करता है कि दुश्मन आ रहे हैं, इसीलिए अभी तैयारी करने का सबसे अच्छा समय है। लीसा बताती है कि अगर इनकार्नेट फोर्ट्रेस बनाना जारी रखता है तो हर सिटीजन होमलेस हो जाएगा। सो प्रोटेस्ट करती है और कहती है कि मिनोताउर को मारने की जगह उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। लीसा हैंक से पूछती है कि आखिरकार शॉ कौन है। हैंक बताता है कि शॉ एक इनकार्नेट की डॉटर है। लीसा शॉ को बताती है कि मिनोताउर को समझाना इम्पॉसिबल है, एज ऑलवेज मॉमी हमेशा सही होती है। तभी मिनोताउर फोर्ट्रेस से निकलता है और डिक्लेयर करता है कि सभी लोग वॉर के लिए तैयारी करें। हॉन्क लीसा से पूछता है कि क्या उसने जो बोला था वो अरेंज किया। ये कहकर वो सोने चला जाता है। शॉ डिस्ट्रक्शन देखती है और पूछती है कि मिनोताउर अपने ही लोगों पे अटैक क्यों कर रहा है जबकि वॉर खत्म हो चुकी है। लीसा कहती है कि सिर्फ एक इनकार्नेट को दूसरा इनकार्नेट ही समझ सकता है। फिर वो शॉ को गॉड किलर बुलेट दिखाती है जो कि हैंक ने उसे लाने के लिए कहा था। जब रात होती है तो शॉ हॉन्क के साथ फोर्ट्रेस के एंट्रेंस तक आती है। हैंक पूछता है कि क्या वो रेडी है। शॉ ये भरोसा दिलाती है कि वो उसके लिए कोई भी मुसीबत क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन फोर्ट्रेस एक्सप्लोर करते हुए हैंक उसे बताता है कि ये कोई ऑर्डिनरी फोर्ट्रेस नहीं है। दोनों वहाँ पर मरे हुए सोल्जर के स्केलेटन्स को देखते हैं जो कि फोर्ट्रेस में भेजे गए थे और ट्रैप्स में फंस के मारे गए। शॉ डरती हुई पीछे हट जाती है लेकिन एक्सीडेंटली एक ट्रैप ट्रिगर हो जाता है जो ऑलमोस्ट उसको दो टुकड़ों में काटने वाला था, लेकिन हैंक उसे टाइम पर बचा
लेता है और वार्न करता है कि अकेली ना घूमे। शॉ फिर हांक से मिनोताउर की बैक स्टोरी के बारे में पूछती है। फिर वो बताता है कि तियो घबराने वाले स्वभाव का था और PTSD से सफर करता था। हांक सोचता है कि वो सरप्राइज नहीं है कि तियो ने इतना बड़ा फोर्ट्रेस ट्रैप के साथ बनाया, क्योंकि हांक ने ही पहले उसे हमेशा बैटल से पहले प्रिपेयर करना सिखाया था। जब दोनों एंट्रेंस तक पहुंचते हैं तो हांक शॉ से कहता है कि वेट करे, क्योंकि वो तायो का सामना करने के लिए अंदर जा रहा है। लीसा जो उन्हें फॉलो कर रही थी शॉ को बताती है कि हांक ने स्पेसिफिकली उसकी मौजूदगी की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि वो शॉ को साथ नहीं लाना चाहता था। लेकिन शॉ कहती है कि वो वापस नहीं जाएगी और हांक के साथ एंड तक रहेगी ताकि उसे समझ सके। शॉ की डिटर्मिनेशन देखकर लीसा उसके गेट खोलने में हेल्प करती है और उसे हांक के पीछे भेज देती है। हांक तायो के साथ एक बार फिर से मिलता है, जहाँ पर इनकारनेट हमेशा की तरह अपनी चिंता के साथ इमेजिनरी दुश्मनों के बारे में घबरा रहा होता है। हांक डिक्लेयर करता है कि वही एनिमी है। तायो ट्रांसफर होता है मैनोताउर में और अपना ट्रैप कार्ड एक्टिवेट करता है। हांक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हॉर्न से नॉक हो जाता है। वो जमीन पर पैर रखता है, जो कि एक गड्ढे में बदल जाता है और तियो के कैनन बॉल ब्लास्ट में ट्रैप हो जाता है। शॉ और लीशा उनके फाइटिंग एरिया के पास पहुंचती है और शॉ तियो को रोकने के लिए चिल्लाती है। लीशा कहती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है और हांक के बारे में ज्यादा चिंता ना करे। कहते से ही तियो हांक को जाइंट एक्स से फिनिश करने वाला होता है, लेकिन तभी वो अपने आप को वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। लीसा शॉ को बताती है कि हांक उन फ्यू इनकारनेट्स में से हैं जो कि अपनी असली पावर को रात में रिवील करते हैं। हांक अपने क्लॉ से तियो के फेस पे स्क्रैच करता है। तियो ब्लड देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और सारे के सारे ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन ट्रैप्स हांक के पावरफुल सेंस और इंसेन एबिलिटी के सामने कुछ नहीं कर पाते। जब एक ट्रैप हांक को हवा में उड़ा देता है, वो ऊंचाई का इस्तेमाल करके एक स्विफ्ट और ताकतवर क्लॉ अटैक डिलीवर करता है, जो कि तियो के आयरन आर्मर को चीर देता है। तियो हांक से कहता है कि अब उसके पास शांति है, जैसे कि वॉर से पहले थी। ये आखिरी शब्द सुनने के बाद हांक एक फाइनल अटैक के साथ अपने साथी को हमेशा के लिए मार देता है। शॉ हांक के दुखी एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाती है कि जब भी हांक अपने साथी को मारता है तो वो कितना दर्द में होता है। इन्हीं सभी के बीच एक इनकारनेट एक्सपेरिमेंटेशन स्क्वाड कप दे ग्रीस, जिसे लीड करता है कैप्टन क्लाउड, जिसका सिर्फ एक ही सपना है, सभी बीस्ट इनकारनेट्स को खत्म करना। हांक और शॉ ट्रेन से एक दूसरे टाउन में जा रहे होते हैं। शॉ जो कि पहली बार ट्रेन में बैठी थी, मूविंग व्हीकल को देखकर हैरान होती है। वो कंडक्टर से भी बात करती है, जो बताता है कि वॉर खत्म हो चुकी है और आयरन ब्रिज शांति का प्रतीक बन चुका है। लेकिन शॉ को याद आता है कि हांक ने कहा था कि वॉर अभी खत्म नहीं हुई है और सोचती है कि हांक का असली मतलब क्या था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाए, लीसा ट्रेन को रोक देती है और उन्हें वहां से ले जाती है ताकि हांक को एक और इनकारनेट के बारे में जानकारी दे सके। लीसा बताती है कि एक इनकारनेट जिसका नाम बहमत है, हाल ही में बने आयरन ब्रिज से टकराने के रास्ते पर है। कमांडर ये भी एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने बहमत को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ रहा था। लीसा हांक से पूछती है कि क्या उसे बहमत का मकसद पता है। हांक मैप देखकर थोड़ी देर तक सोचता है और फिर कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन आगे हांक ये बताता है कि बहमत को गहरा घाव देना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसकी रीजनरेटिव एबिलिटी बहुत हाई है, लेकिन उसकी बॉडी में कुछ ऐसे कमजोर पॉइंट है जिनसे कि वो घायल हो सकता है, जैसे कि उसकी बैक। इसीलिए हांक का प्लान ये है कि कैनन से बहमत को स्लो डाउन करे ताकि वो बैक जॉइंट पे अटैक कर सके। जब बहमत आता है तो सोल्जर उसके बड़े आकार से डर जाते हैं, लेकिन हांक उन्हें भरोसा दिलाता है कि डरने की जरूरत नहीं है और फायरिंग स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है, जो कि मॉन्स्टर को रोक देता है। हांक अपना प्लान फॉलो करता है और बहमत पे सक्सेसफुली अटैक कर देता है, जो कि उसे जमीन पर गिरने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगले दिन सोल्जर बहमत को कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन उसके घाव धीरे धीरे हील हो रहे होते हैं। शॉ जो कि लीसा से सुन चुकी थी कि बहमत ने अभी तक किसी भी आबादी वाले इलाके पर अटैक नहीं किया है, उसे लगता है कि इसका मतलब बहमत में अभी भी इंसानियत बची हुई है और उसे दोबारा पीछे लाने की कोशिश करती है। लेकिन बहमत सिर्फ आगे बढ़ता है, जो शॉ को रियलाइज करवाता है कि बहमत कुछ जरूरी चीज के पीछे जा रहा है। इसी बीच वही रियल प्रेसिडेंट जिसने की ब्रिज बनवाया था चिल्ला रहा होता है कि बहमत को मारने में इतना समय क्यों लग रहा है। लीसा एक्सप्लेन करती है कि उनका प्लान ये है कि चट्टानों को ब्लास्ट करके बहमत का रास्ता कट कर दें ताकि वैली उनसे ब्लॉक हो जाए और उसका ध्यान भटक जाए, जिसके बाद उसको हैंडल किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग बहस करते हैं कि अगर प्लान वर्क नहीं किया तो वो लोग खुद ही बीस्ट को मार देंगे। हांक उन्हें डराने वाला लुक देता है और कहता है कि प्लान चेंज नहीं होगा। शॉ हांक से बात करना चाहती थी कि बहमत कौन था। हांक बताता है कि बहमत यानी कि आर्टाई एक शांत और आज्ञाकारी आदमी जो कि कभी कंप्लेंट नहीं करता था और हमेशा ऑर्डर्स को फॉलो करता था। हांक कहता है कि आर्टाई रेयरली अपनी इच्छाओं के बारे में बात करता था, इसीलिए उन्हें ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। शॉ कहती है कि बहमत के आगे बढ़ने के पीछे जरूर कोई रीजन है और
पूछती है कि क्या हांक को कोई आइडिया है। हांक फ्लैशबैक में आरताई को कुछ ड्रॉ करते हुए याद करता है, लेकिन शॉ से कहता है कि चाहे वजह कुछ भी हो, उसका काम बहमत को मारना है, ना कि उसकी हेल्प करना। शॉ हांक को मनाने की कोशिश करती है कि आरताई को ना मारे, लेकिन हांक कहता है कि अगर वो नहीं रोकेगा तो बहमत ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर देगा। शॉ आंखों में आंसू लाकर कहती है कि आरताई ने किसी को हर्ट नहीं किया है और उसके पास अपना सपना है, तो फिर गलत क्या है एक इनकार्नेट जो कि अपने ड्रीम को फॉलो करे। वो लीसा से भी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लीसा कहती है कि बहमत को जिंदा नहीं रहने देना चाहिए, अभी या बाद में उनको ऑर्डर मिल ही जाएंगे उसको खत्म करने के। उस रात वही पहले वाला बंदा सोल्जर पर एम्बस करते हुए एक्सक्लूसिव्स को एक्टिवेट कर देता है, जो कि बहमत को बहुत गुस्सा दिलाते हैं। जब वो लोग भागने की कोशिश करते हैं तो बहमत उन्हें कुचल देता है। हांक सोल्जर को बताता है कि प्लान चेंज हो गया है और बचे हुए एक्सक्लूसिव्स को वही एरिया में प्लांट करने को कहता है जिसका उसने पहले जिक्र किया था। हांक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होता है ताकि गुस्से में आ रहे इनकार्नेट को रोका जा सके। आरताई देखता है कि वो हील नहीं कर पा रहा और हांक को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। हांक आरताई पर अपना पंजा मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मजबूत स्किन की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता। फिर वो बहमत की गर्दन के नीचे की सॉफ्ट स्किन को टारगेट करता है, जिसे क्लॉ करने के बाद उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आरताई फिर से हांक को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पैर को पुश कर उसे दूसरी साइड गिरने पर मजबूर कर देता है। हांक सोल्जर को सिग्नल देता है कि चट्टान को उड़ा दे। क्लिफ के टूटने पर आरताई पत्थर के नीचे दब जाता है और सोल्जर्स भी एक्सक्लूसिव्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि मॉन्स्टर के शरीर के अंग बाहर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी आरताई आगे बढ़ना जारी रखता है और ब्रिज की तरफ वॉक करता है। शॉ जो कि ब्रिज के ऊपर खड़ी होती है, फिर से एक बार आरताई को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आरताई नहीं सुनता। सूरज ऑलरेडी निकल चुका होता है और हांक जो कि वापस अपने इंसानी रूप में आ गया होता है, आरताई को बुलाता है और कहता है कि वो नए एरा को तबाह न करे जो कि उन्होंने बनाया है। लेकिन आरताई फिर भी आगे बढ़ता रहता है। जब आरताई ब्रिज के करीब पहुंचता है तो चट्टान के कोने का एक एरिया एक्सप्लोड हो जाता है और कोलैप्स कर जाता है, जिससे कि समुद्र का खूबसूरत नजारा दिखता है। आरताई रुक जाता है और समुद्र को देखकर आंसू बहाता है, फिर खुद से ही नीचे गिर जाता है। उसका मरने वाला चेहरा आंसुओं से भरा होता है। समुद्र के सामने खड़े होकर हांक शॉ को बताता है कि आरताई ने कभी उसे बताया था कि वो समुद्र देखना चाहता है और उसने उस समुद्र का ड्राइंग अपने नोट में दिखाया था। शॉ कहती है कि हांक ने क्लिफ ब्लो करने का ऑर्डर इसीलिए दिया ताकि आरताई समुद्र देख सके। हांक कहता है कि हाँ, लेकिन फिर भी उसने आरताई को मार दिया। शॉ उसे बताती है कि हांक की वजह से आरताई अपना सपना पूरा कर पाया। कुछ दिन बाद ग्रुप व्हाइट चर्च टाउन में पहुंचता है, जहां पर एक और इनकार्नेट अपनी दहशत फैला रहा था। लीसा उन्हें उस एरिया में ले जाती है जहां उसका अंदाजा था कि काने को लास्ट टाइम देखा गया था और शायद हर रात सिटीजन्स को मार रहा था। हांक सजेस्ट करता है कि सिटीजन से और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली जाए, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ भी नहीं बताता, भले ही वो अपने आप को मिलिट्री से क्यों न बताए। लीसा कहती है कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हांक इंसिस्ट करता है कि खोजबीन जारी रखी जाए। उस रात शॉ हांक से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन हांक पलट कर सो जाता है। शॉ उसकी यूनिफॉर्म में राइफल शॉट से हुआ छेद नोटिस कर लेती है और सोचती है उसे दोबारा सही करने का। हांक जब उठता है तो वो शॉ को यूनिफॉर्म सिलते हुए देखता है और दोनों ऑर्फनेज के बारे में बात करने लगते हैं। हांक बताता है कि वो खुद एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था एंड शॉ उसका जो ऑर्फनेज था उसका ख्याल रखती थी। शॉ हांक की यूनिफॉर्म को वापस कर देती है। हांक कहता है कि वो किसी को जानता था जिसकी ब्लू आईज बिल्कुल उसके जैसी थी। शॉ पूछती है कि क्या वो एलाइन थी। हांक पूछता है कि उसे कैसे पता। शॉ कहती है कि हांक ने एक बार सपने में एलाइन का नाम लिया था। हांक फिर बताता है कि एलाइन काने के हाथों मारी गई थी और फिर वो अपने पास्ट की सारी बातें साझा करता है और बताता है कि उसका प्लान है सारे इनकार्नेट्स को मारना। अपनी आखिरी ड्यूटी के रूप में एज देयर कैप्टन लीसा उन्हें एक और अटैक के बारे में इन्फॉर्म करती है और सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक विक्टिम खून में लिपटी हुई वॉल पे टंगी हुई मिलती है। हांक को लीसा से पता चल गया था कि ये विक्टिम की इंजरी पहले की विक्टिम जैसी है और उसे समझ आ जाता है कि काने इस बार जिम्मेवार नहीं है। तभी भीड़ में से एक लड़का एंडी आगे आता है और कबूल करता है कि उसने देखा था कि उस औरत को एक डीमन स्टैचू ने मारा। हांक एंडी के पास जाके पूछता है कि उसने क्या देखा और एंडी उन्हें एक बिल्डिंग दिखाता है जहाँ से उसने बीस्ट को जाते हुए देखा था। शॉ हांक से पूछती है कि क्या ये कोई इनकार्नेट हो सकता है और हांक बताता है कि ये गारगोइल है जिसका नाम थॉपर है। थॉपर न्याय में मानता है और उसके वर्ड उनकी स्पिरिट को हमेशा बढ़ाया करते थे। लिसा एंडी से जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग जाता है। शॉ डिसाइड करती है कि वो एंडी से बात करेगी और हांक को भरोसा दिलाती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसके पास राइफल है। शॉ एंडी को ढूंढती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी चुप रहता है। शॉ उसे अपने सफर के बारे में बताती है कि हांक के साथ वो कैसे रह रही है और इनकार्नेट कोई मॉन्स्टर नहीं है। एंडी को चोरी करने से रोकते समय शॉ उसका घायल हाथ देखती है और तब एंडी रिवील करता है कि उसकी मदर को गारगोइल ने मारा था। तभी थॉपर अपीयर होता है न्याय के नाम पर ताना मारते हुए और कहता है कि एंडी अपने जुर्म के लिए पे करेगा।
शॉ अपनी राइफल को थॉपर के ऊपर पॉइंट करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे थॉपर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अटैक कर देता है। शॉ शूट करने की कोशिश करती है लेकिन अपने आप को पुश नहीं कर पाती। हांक बिल्कुल सही वक्त पर वहाँ पर आ जाता है और शॉ को बचा लेता है। जब हांक थॉपर पे फायर करने की कोशिश करता है तो थॉपर उसे घायल कर देता है। थॉपर सजेस्ट करता है कि उन्हें चर्च में मिलना चाहिए और अपनी बात खत्म करनी चाहिए। रात में हांक थॉपर के सामने उपस्थित होता है और जब वो टाउन के लोगों को ऐसी अवस्था में देखता है तो तुरंत उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक स्टैचू पे हो जाता है जिससे कि थॉपर पीछे से हमला कर पाता है। लेकिन हांक अटैक को डॉज करता है और थॉपर को नीचे गिरते हुए उसे होल्ड करते हुए उसके हेड को क्रश करने लगता है। लेकिन थॉपर अचानक से गॉड किलर बुलेट से हांक के ऊपर फायर करता है जो कि काने ने उसे पहले दिया था। हांक तुरंत ह्यूमन फॉर्म में लौट आता है। थॉपर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एंडी शॉ की राइफल के साथ आता है अपनी मदर का बदला लेने के लिए, लेकिन उस बुलेट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। थॉपर एंडी को किक कर देता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। तभी शॉ आती है और एंडी को चेक करने लगती है। थॉपर इंसिस्ट करता है कि वो न्याय की रक्षा करेगा और पहले विक्टिम को याद रखेगा जो कि उसने मारा, सब जस्टिस के नाम पर। ये हरामखोर अपने आप को कुछ कीरा वीरा समझता है क्या? शॉ ये सब देखकर उसे उसके नाम से रोकने की कोशिश करती है। जैसे ही शॉ और एंडी मरने वाले होते हैं, हांक बुलेट को जबरदस्ती अपने शरीर में से निकालता है और गार्गोल की तरफ चार्ज करता है, उसकी चेस्ट से अपना हाथ आर पार चीरते हुए। थॉपर घोषित करता है कि मैं जस्टिस हूँ, लेकिन हांक उसके सर पर फायर कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। शॉ हांक के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन वो बहुत सारे थ्रेड में फंस जाती है। काने आता है और कहता है कि गॉड किलर बुलेट उनकी मुलाकात का एक सिंबल है। एलिजाबेथ एक स्पाइडर इनकार्नेट जिसने की शॉ को थ्रेड में फंसा रखा था, वो उसे सुला देती है। जबकि काने मिगली गिलिया को भेजता है हांक के पास एक इनविटेशन डिलीवर करने के लिए। काने हांक को अगले दिन उसकी पार्टी में आने को कहता है जहाँ पर वो शॉ को वापस लौटा देगा। काने शॉ के साथ वहाँ से चला जाता है और हांक जमीन पर कोलैप्स हो जाता है। हांक एक डरावने सपने से उठता है जिसमें कि काने लाइन को शूट कर रहा था। वो तेजी से हालत समझता है और शॉ की राइफल को देखकर याद करता है कि क्या हुआ था। तभी एंडी आता है और पूछता है कि शॉ को किडनैप करने के पीछे किसका हाथ था। हांक ये भरोसा दिलाता है कि वो शॉ को कैसे भी बचाएगा। शॉ मैंसन में बंधी हुई एलिजाबेथ से पूछती है कि उनका मकसद क्या है। एलिजाबेथ बताती है कि शॉ एक चारा है। हांक को पीछे लाने के लिए शॉ कहती है कि चारा इस्तेमाल करना काम नहीं आएगा, लेकिन एलिजाबेथ कॉन्फिडेंटली कहती है कि हांक उसे बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। मैनवाइल स्क्वाड जिसे कि कैप्टन क्लाउड लीड कर रहा होता है व्हाइट चर्च में पहुँचता है। बॉडीज को देखने के बाद क्लाउड अनाउंस करता है कि उसने काने को ढूंढ लिया है और एलिसा को मेंशन में जांच करने के ऑर्डर देता है और अपने जनरल्स को सोल्जर इकट्ठा करने के लिए भेजता है। हांक काने की पार्टी में शामिल होता है। रूम में सब नोबल या फिर रॉयल होते हैं जो चेन यानी कि काने के किए कामों के सपोर्टर होते हैं। चेन स्पीच देता है कि गवर्नमेंट ने वॉर अपने मतलब के लिए शुरू की और खत्म की। सब उसकी स्पीच को बढ़ावा देते हैं। इनकारनेट रूम के अंदर आते हैं लेकिन हालत तुरंत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जब इनकारनेट किलिंग मशीन में बदल जाते हैं। चेन डिक्लेयर करता है कि वो हांक और एलाइन के ख्यालों के खिलाफ है और इनकारनेट को मारने के विचार गलत हैं अगर वो अपनी इंसानियत खो दें, क्योंकि ह्यूमंस जिन्हें बचाने के लिए इनकारनेट ने अपनी जान के बदले फाइट की उनमें खुद कोई इंसानियत नहीं बची। चेन इनकारनेट को हांक को मारने के ऑर्डर देता है। हांक इनकारनेट के साथ फाइट करता है लेकिन इतने सारों को एक साथ संभालना उसके लिए भी मुश्किल था। तभी कैप्टन क्लाउड और उसके सोल्जर्स आ जाते हैं और उन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं उनकी नई टेक्नोलॉजी के साथ जो कि इनकारनेट को इजीली कैप्चर कर सकती थी। हांक फाइट करता है और क्लाउड चेन के पीछे जाता है। हमें इन्हीं सभी के बीच पता चलता है कि क्लाउड चेन का छोटा भाई है। क्लाउड चेन के पास नहीं जा पाता क्योंकि वो इनकारनेट से घिरा होता है। वो उनसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन उनके सामने कुछ नहीं कर पाता। एक इनकारनेट उसे लगभग मार ही देता कि तभी हांक वहाँ पर आ जाता है और इनकारनेट के चेहरे को चीर देता है। इससे क्लाउड के आदमियों को उसे प्रोटेक्ट करने का मौका मिल जाता है और स्क्वाड फायरिंग करना शुरू कर देती है। इनकारनेट के ऊपर हांक चेन तक पहुँचता है लेकिन दो इनकारनेट उसे रोक देते हैं। चेन हांक पर हंसते हुए कहता है कि वो उसे रोक नहीं सकता। तभी क्लाउड चेन पर कैनन फायर करता है जिससे कि उसके चेस्ट में एक होल बन जाता है। हांक ये देखता है और मौके का फायदा उठाकर तुरंत हवा में जंप करके चेन के चेहरे में स्पेयर घुसा देता है और बॉम्ब को सीधा एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही धुआं हटता है तो सब देखते हैं कि चेन का निचला हिस्सा अभी भी खड़ा है जबकि ऊपरी हिस्सा कम्प्लीटली ब्लो ऑफ हो गया था, वो भी रीजनरेट होने लगता है। चेन जिसे कि इनकारनेट वैम्पायर के नाम से भी जाना जाता है जो कि इमॉर्टल है। चेन हांक से फिर उसका साथी बनने की रिक्वेस्ट करता है लेकिन हांक सीधा इनकार कर देता है। चेन एक सिग्नल देता है और एलिजाबेथ सीधा शॉ को लाती है। हांक ट्राई करता है चेन को रोकने का जिसने की शॉ पर गन एम कर रखी थी लेकिन इनकारनेट उसे रोक देते हैं और उसे हार मारने के लिए कहते हैं लेकिन हांक अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में आकर उन्हें ढकेलता है। वो चेन की तरफ भागता है और अटैक करने ही वाला होता है। तभी एलिजाबेथ उसे अपनी वेब में फंसा लेती है और हांक हेल्पलेसली देखता रहता है कि कैसे चेन शॉ पे फायर करता है। ये पल हांक के दिमाग में एलिन को खोने की यादें ट्रिगर कर देती है और ये यादें हांक को ट्रांसफॉर्म करने की वजह बनती है एक जाइंट व्हाइट वुल्फ में, वही जो चेन चाह रहा
रहा था पूरे समय चेन डिक्लेयर करता है कि ये ह्यूज वुल्फ ही ट्रू फॉर्म है हांग का और ये किंग ऑफ द बीस्ट है। वो कहता है कि कोई भी हांग को टेम नहीं कर सकता क्योंकि हांग पूरे टाउन को अब तबाह करने के लिए निकल चुका था। वो गायब हो जाता है पूरे व्हाइट चर्च को एक टोटल मैस में बदलने के बाद। शो उस हादसे से बच जाती है एंड उस तबाही को देखती है जो कि हांग ने की होती है। व्हाइट चर्च के डिस्ट्रक्शन की न्यूज नेशन को पूरी तरीके से शॉक में डाल देती है, लेकिन 2 हफ्तों बाद नेशन में फिर से हलचल होती है जब चेन और इनकारनेट सोल्जर्स कुछ नोबल और सिटीजन्स के साथ रैली करते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि वो एक न्यू पैट्रिया बनाएंगे, एक बिल्कुल अलग राज्य जहाँ पर इनकारनेट्स को गॉड का दर्जा दिया जाएगा। नॉर्थर्न पैट्रिया वॉर के लिए प्रिपेयर करता है इनकारनेट के खिलाफ क्योंकि वो धीरे धीरे नेशन पे कंट्रोल ले रहे थे। नॉर्थ वॉर डिक्लेयर करता है बचे हुए इनकारनेट्स और चेन के खिलाफ भी प्रिपेयर करते हैं। 6 महीने बाद शो अपने टाउन में वापस आती है, लेकिन लोग उसे अलग नजरों से देखते हैं। वो सरवाइव कर गई थी बिकॉज ऑफ द ड्रेस जो कि एक इनकारनेट के थ्रेड से बनी थी। वो अभी भी नहीं समझ पाई कि इनकारनेट ने उसे वो ड्रेस क्यों पहनाई थी। टाउन में वापस आते ही मिलिट्री उसे पूछताछ करती है और पता चलता है कि हांग को उसके रैंक से हटा दिया गया है और उसे ढूंढा जा रहा है। एक दिन जब शो अपने फादर की ग्रेव विजिट करके वापस आ रही होती है, वो देखती है कि लीसा अपने टाउन में है क्लाउड के सोल्जर्स के साथ। क्लाउड मेयर से कहता है कि वो पहाड़ों में स्लिप हुए इनकारनेट से डील करने आया है। शो क्लाउड से पूछती है कि क्या वो भी उनके साथ जा सकती है और लीसा सपोर्ट करती है, रिकमेंड करती है कि वो गाइड के रूप में ज्वाइन करे क्योंकि वो लोकल है। क्लाउड आखिरकार इजाजत दे देता है। ढूंढने के बाद रात आ जाती है और उन्हें पहाड़ों में कैंप करना पड़ता है। क्लाउड माफी मांगता है कि वो व्हाइट चर्च में शो को नहीं बचा पाया। लीसा उनके साथ शामिल होती है। शो को ये पता चलता है कि क्लाउड एक मेजर है और नॉर्थ के प्रेसिडेंट का बेटा भी। क्लाउड डिक्लेयर करता है कि उसकी स्क्वाड कॉप दे ग्रेस सब इनकारनेट को एलिमिनेट करेगा चाहे जो भी हो। एकदम से जोर की आवाज आती है और सभी लोग उस जगह की तरफ दौड़ते हैं जहाँ से आवाज आई थी। वहाँ जाके उन्हें एक ड्रैगन दिखाई देता है। शो आगे बढ़ भागते हुए जाती है एंड देखती है कि ड्रैगन इनकारनेट उसके फादर हैं। ड्रैगन की स्किन पहले से ही सड़ी हुई लग रही होती है। शो अपने फादर को बुलाती है, लेकिन ड्रैगन उसके ऊपर अपनी टेल के साथ अटैक करने वाला होता है कि क्लाउड उसे बचा लेता है। सोल्जर्स आते हैं और ड्रैगन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं होता। ड्रैगन फिर से वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लाउड अपने लोगों को रोकता है और कहता है कि उनके पास अभी उसे मारने के लिए काफी फायर पावर नहीं है। शो हैरान होती है कि उसके पापा अभी भी जिंदा हैं। लीसा क्लाउड को बताती है कि वो ड्रैगन नाइट हॉग के नाम से जाना जाता है और उसका असली नाम विलियम है। वो बताती है कि विलियम को पहले हांक ने मार दिया था और मिलिट्री ने फिर उसे दफना दिया था। क्लाउड ये सुनने के बाद अपने सोल्जर्स को तैयार होने के ऑर्डर देता है क्योंकि उन्हें निडहॉग को कैसे भी खत्म करना है। जिसके बाद लीसा शो से मिलती है और पूछती है कि विलियम कैसा इंसान था। शो कहती है कि उसके फादर बहुत ही ज्यादा अच्छे और शांत इंसान थे जो कभी भी गुस्सा नहीं होते थे और हमेशा उनसे प्यार करते थे। लीसा सुझाव देती है कि शो को टाउन वापस चले जाना चाहिए, लेकिन शो कहती है कि वो यहीं रुकेगी और फाइट में शामिल होगी। लीसा फिर उसे कुछ गॉड किलर बुलेट देती है और कहती है कि इन्हें सही वक्त पर ही इस्तेमाल करे। वो सभी लोग इंतजार करते हैं जब तक एक सोल्जर निडहुगो को ल्यूर करता हुआ उनके पास लाता है। क्लाउड अपने आदमियों को अटैक करने का ऑर्डर देता है। सोल्जर उसे पकड़ने के बाद निडहॉग पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन वो फायरबॉल का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को पीछे हटा देता है। निडहॉग उसका पीछा करता है, हालांकि वो साथ ही कुछ एक्सक्लूसिव ट्रैप को भी एक्टिवेट कर देता है। ट्रैप से हुए अटैक से बचने के लिए निडहॉग उड़ता है और टाउन की तरफ निकल जाता है। क्लाउड शो और लीसा को टाउन के अंदर जाने के लिए कहता है ताकि वो लोगों को वहाँ से सही सलामत निकाल सके। क्लाउड निडहॉग के विंग्स के ऊपर शूट करता है जिससे कि उसका एक विंग टूट जाता है। निडहॉग पलटकर हमला करता है और फायरबॉल से क्लाउड को टारगेट करता है। शो और लीसा लोगों को वहाँ से भागने के लिए वार्न करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता जब तक कि निडहॉग विलेज पर अटैक नहीं कर देता। शो आखिरकार समझ जाती है कि हांग का मकसद इनकारनेट को खत्म करना क्यों था। उसे ये एहसास होता है कि उसके फादर का मरना जरूरी है टाउन को बचाने के लिए। शो अपने फादर के शब्दों को याद करते हुए निडहॉग पर गोली चलाने लगती है और उससे रुकने के लिए भीख मांगती है। वो निडहॉग की चेस्ट पर शूट करती है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो मरने से पहले अपने पंजे को आगे बढ़ाता है जिसे कि शो पकड़ लेती है और तब भी उसका शरीर पूरी तरीके से बिखर जाता है। अगली सुबह शो लीसा से कहती है कि वो खुश है कि उसने फाइनली अपने फादर को गुड बाय कह दिया, लेकिन साथ ही हांग के बारे में सोचती है कि क्या इनकारनेट को मारे बिना उन्हें बचाया जा सकता है। शो फिर लीसा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके मिशन में ज्वाइन करना चाहती है हांग को ढूंढने के लिए। क्लाउड इसको मंजूरी दे देता है क्योंकि शो उनके लिए मददगार साबित होगी। नॉर्थ प्रेसिडेंट रिचर्ड विदर्स 3 महीने के अंदर सब इनकारनेट को एलिमिनेट करने के ऑर्डर देता है। जनरल्स सोचते हैं कि आखिरकार प्रेसिडेंट इतना जल्दी क्यों कर रहा है। वो कहते हैं कि ये उनका तरीका है नेशन को बचाने
जाने का क्लाउड को पॉलिटिक मोहरा बनाकर। सोल्जर्स समुद्र के पास कैंप में इंतजार कर रहे थे सप्लाई शिप के लिए। एंड क्लाउड इस बात से गुस्सा और परेशान होता है कि उन्हें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। शो समुद्र का नजारा देख रही होती है और हांक के बारे में सोच रही होती है। तभी वो किसी के गाने की आवाज सुनती है और जहाँ से वो आवाज आ रही होती है उसके पीछे जाती है और एक केव के अंदर घुस जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक शायरन इनकारनेट ट्राइस से होती है। शो म्यूजिक का मजा ले रही थी कि तभी एक आदमी कार्ल्स उसके सामने गन लेकर आ जाता है और उसे कहने लगता है कि यहाँ से वापस चली जाए और उसने जो देखा उसे भूल जाए। लेकिन ट्राइस उसे कहता है कि शो को अकेला छोड़ दे। शो बताती है कि वो विलियम की बेटी है और फिर सब लोग बैठकर बात करने लगते हैं। कार्ल्स शो से माफी मांगता है और बताता है कि गवर्नमेंट की ऑर्डर की वजह से जो कि इनकारनेट को मारने के लिए दिए गए थे, वो ट्राइस को टाउन के लोगों और गवर्नमेंट से बचाना चाहता था। ट्राइस के सर के ऊपर बाउंटी की वजह से कुछ लोग उसके पीछे हैं और कितने ही उसे डर भी रहे हैं। चार्ल्स कहता है कि ट्राइस पहले उसकी बार में सिंगर थी, जो सुन के शो खुश हो गई कि वो एक सिंगर से बात कर रही है। लेकिन ट्राइस ने बताया कि वो पास्ट की बात है। ट्राइस समझाती है कि वॉर की वजह से लोगों ने उसके गाने को कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी और जब वो आर्मी में शामिल हुई तो उसने अपनी आवाज का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया। जब वो लोग वॉर से वापस आते थे तो लोग उन्हें सेलिब्रेट करते थे, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर की नजरों से देखते थे और कोई भी मॉन्स्टर को गाते हुए नहीं देखना चाहता था। इसीलिए वो चुप ही रहती थी जब तक चार्ल्स ने उसे फाइनली नहीं ढूंढ लिया। ट्राइस कहती है कि वो और चुप नहीं रहना चाहती, लेकिन चार्ल्स इसके खिलाफ होता है। शो कहती है कि वो फिर भी ट्राइस से मिलने और उससे बात करने आएगी। शो अपना वादा निभाती है और रोज ट्राइस से मिलती है, उसके लिए गिफ्ट और कुछ चीजें भी लेके आती है। दोनों हांक के बारे में बात करते हैं और ट्राइस एक्सप्रेस करती है कि वो फिर से लोगों के सामने गाना चाहती है। शो उसे हिम्मत देती है कि वो दिन जरूर आएगा। शो कैंप वापस जाती है, लेकिन वहाँ क्लाउड से मिलती है, जो उसे कहता है कि बिना सावधानी के ऐसे घूमने ना जाए क्योंकि टाउन के लोग सोल्जर से सावधान हैं। दोनों बात करते हैं और क्लाउड बताता है कि काने उसका बड़ा भाई है और उसका फर्ज है हांक और दूसरे इनकारनेट को मारना। टाउन के लोग चार्ल्स से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या छुपा रहा है, लेकिन चार्ल्स उनसे बच के निकल जाता है, जहाँ उसे गोली भी लग जाती है। चार्ल्स फिर से ट्राइस के पास जाता है, जो उसे अपनी इच्छा बताती है कि वो टाउन छोड़कर फिर से गाना चाहती है। चार्ल्स उसे कहता है कि वो यहाँ से निकल जाए क्योंकि टाउन के लोग उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरी सांस से पहले वो ट्राइस को समझाता है कि वो लोगों को जिम्मेदार ना ठहराए क्योंकि लोग बस भविष्य से डर रहे हैं। उसी रात ट्राइस टाउन में गाती हुई वापस आती है और जो लोग उसे सुनते हैं वो गहरी नींद में आ जाते हैं। लिसा के कहने पर क्लाउड अपने सोल्जर्स को ट्राइस को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है क्योंकि ट्राइस ने लोगों को नींद में डाल दिया था। क्लाउड और उसके लोग ट्राइस को फाउंटेन पर बैठकर गाते हुए पाते हैं। सोल्जर के ऊपर भी उसके गाने का असर हो जाता है और वो लोग भी सो जाते हैं, लेकिन क्लाउड ट्राई करता है कि उसके असर से बचा रहे। तभी शो आ जाती है और ट्राइस से पूछती है कि वो लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा रही थी। ट्राइस कहती है कि वो उन्हें उनके दर्दनाक भविष्य से बचा रही है। शो कहती है कि ट्राइस अपने होश में नहीं है, जिसे सुनने के बाद ट्राइस अपने सेंसेस में वापस लौट आती है। क्लाउड ट्राइस पर गोली चलाता है, लेकिन ट्राइस उड़कर वहाँ से भाग जाती है और शो उसका पीछा करती है। ट्राइस चार्ल्स के बाहर जाती है, जो कि अब पूरी तरीके से जल चुका था। शो उस तक पहुँच जाती है। ट्राइस बताती है कि वो फिर से स्टेज पर नहीं गा सकती, जो उसे पहले पसंद था क्योंकि लोग उसे मॉन्स्टर समझते हैं। वो शो से पूछती है कि क्या वो उसका गाना सुनेगी। शो कहती है कि हाँ, वो उसका गाना सुनना चाहेगी। ट्राइस गाने ही वाली होती है कि सोल्जर उस पर गोली चलाते हैं। क्लाउड उन्हें ट्राइस को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन फिर रोक देता है जब शो उसकी साइड में जाती है। ट्राइस अपना मुंह खोलकर गाने लगती है और क्लाउड शूट करने ही वाला होता है, लेकिन शो कहती है कि नहीं, क्योंकि ये गाना अलग है। ट्राइस शो को कहती है कि वो ठीक है और अपने आखिरी पल में एक सुरीला गाना गाती है। शो जिसके खत्म होने के बाद कहती है कि उसका गाना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और ये सुनने के बाद ट्राइस पीसफुली खत्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि शिप आ गई थी और सब लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे। क्लाउड शो से मिलता है और बताता है कि उन्होंने हांक को सेंट्रल माउंटेन्स में ढूंढ लिया है, लेकिन वो उसे सावधान करता है कि अगली बार अगर वो उनके बीच दखल देगी तो सोल्जर उस पर शूट कर देंगे। शो कहती है कि वो ट्राइस को बचाना चाहती थी क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, चाहे वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही सही। इन्हीं सभी के बीच हांक अपने वादे को पूरा कर रहा था, लेकिन अपनी वुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके दिमाग में उसके द्वारा की गई तबाही की यादें घूम रही थी। उसका सामना एक इनकारनेट से हो जाता है जो कि उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन हांक उसे अपनी चोटों के बावजूद भी बॉम्ब स्पेयर का इस्तेमाल करके इनकारनेट को मार देता है। उसके खून के निशान गार्म को हांक की लोकेशन पता लगाने में मदद कर रहे होते हैं। हांक एमलेसली फ्रोजन माउंटेन में सफर कर रहा होता है। पैट्रिया के किसी हिस्से में अपने पहले के कर्मों के बोझ तले दबे थकाहारा अपने मरे हुए साथियों और उनकी आखिरी शब्दों की यादों से परेशान होते हुए वो ठंडी जमीन पर कोलैप्स कर जाता है, लेकिन उसका मकसद वापस खड़ा होने और चलने पर मजबूर करता है, अपने आप से बात करते हुए कि उसे अपना वादा पूरा करना है। जब वो आगे बढ़ता है तो हांक के सेंस शार्प हो जाते हैं और वो आने वाले खतरे को भांप लेता है। बिना वार्निंग के एक और इनकारनेट वेयरवुल्फ रॉय उस पर अटैक करता है। एक खतरनाक लड़ाई के बाद रॉय पूछता है कि हांक ने काने की
प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया, और धमकी देता है कि अगर वो इसे स्वीकार नहीं करेगा तो वो उसे मार देगा। लेकिन हांक अपने शब्दों पर खड़ा रहता है और कहता है कि उसे भी रॉय को मारना होगा अपना वादा पूरा करने के लिए। इस वक्त शॉ और बाकी के लोग माउंटेन पर पहुंचते हैं। शॉ सोचती है कि हांक को कैसे बचाया जा सकेगा, क्योंकि क्लाउड ने हांक को देखते ही शूट करने के ऑर्डर दे दिए थे। हांक अपनी गन लोड करता है और गार्म पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर करता है। गार्म, जो कि हांक की टेंशन को सूंघ सकता था, उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है कि छुपना बेकार है। गार्म हांक पर चार्ज करता है और पेड़ पर अटैक कर देता है, जिसके पीछे हांक छुपा हुआ था। लेकिन हांक अटैक डॉज कर लेता है और गार्म पर शूट करता है, लेकिन गार्म बुलेट को सिर्फ अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। गार्म फिर से हांक पर चार्ज करता है और उसे घायल कर देता है। गार्म कमजोर हांक से कहता है कि वो ट्रांसफॉर्म होकर अपनी इनकारनेट वाली फॉर्म में आकर उसे फाइट करे। तभी सूरज उगता है और हांक के व्हाइट बाल ब्लैक में बदल जाते हैं। गार्म कहता है कि वो बाद में हांक को ट्रांसफॉर्म करने पर मजबूर करेगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। क्लाउड अपने मिशन और हांक के लिए परेशानी के बीच ज्यादा चिंता और सोचने की वजह से तेज बुखार की वजह से गिर जाता है। उसे फोर्ट ले जाया जाता है, जहाँ पर शॉ उसका ख्याल रखती है। वो मिशन जारी रखने की कोशिश करता है, लेकिन शॉ कहती है कि वो आराम करे, क्योंकि जनरल ने खोजबीन पार्टीज को भेजा है हांक को ढूंढने के लिए। क्लाउड शॉ से पूछता है कि वो इनकारनेट्स की रक्षा क्यों करना चाहती है। शॉ कहती है कि वो बिलीव करती है कि इनकारनेट्स भी इंसानों के साथ साइड बाय साइड जी सकते हैं, और वो इसका एक तरीका ढूंढना चाहती है जिससे कि ये मुमकिन हो सके। जनरल आता है और रिपोर्ट करता है कि उन्होंने हांक को देखा है, लेकिन एक और इनकारनेट भी वही है। क्लाउड जनरल को तुरंत स्ट्रेटेजी मीटिंग की तैयारी करने के ऑर्डर देता है। सोल्जर आगे होने वाली फाइट के लिए तैयारी करते हैं जनरल के लीडरशिप में, क्योंकि क्लाउड की तबीयत खराब हो रही थी। क्लाउड इसका विरोध करता है, लेकिन समझता है कि अपनी तबीयत पे भी ध्यान देना जरूरी है। इन सब टकराव के बीच हांक एक बहुत ही ज्यादा डरावने सपने से परेशान हो रहा होता है, जिसमें कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और अपने पास्ट की चीजें याद करता है। उसके पास्ट का अंधेरा उसे अपने अंदर खींच लेता है, और जब वो जागता है तो गार्म अभी भी वहीं पर होता है, उसे चैलेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार। फाइट दोबारा कंटिन्यू होती है, जहाँ पर गार्म हांक पर लगातार प्रेशर डालता है कि वो अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो। सोल्जर और शॉ जैसे ही बैटल की जगह पर आते हैं तो गार्म हांक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसे पुश करता है, लेकिन हांक अभी भी ह्यूमन फॉर्म में बीस्ट को हराने की कोशिश करता है। अपने व्यर्थ प्रयास के बाद गार्म हांक को गले के सहारे पकड़ लेता है और उसे इनकारनेट फॉर्म में फाइट करने के लिए फोर्स करता है, लेकिन हांक कहता है कि वो नहीं करेगा। गार्म गुस्सा होकर हांक को कहता है कि वो बस खाने का डॉग था। फिर हांक के सीने में छेद कर देता है और उसके घाव को दबाना शुरू कर देता है। शॉ और एलाइन की डेथ की यादें हांक के दिमाग में घूमने लगती हैं और आखिरकार वो अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि गार्म को खुशी दिलाता है। दोनों मॉन्स्टर के बीच क्लैश भयंकर होने लगता है। हांक अपनी अनलिस्टेड पावर को कंट्रोल करने में स्ट्रगल करता है। वो याद करता है अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक जाइंट व्हाइट वुल्फ और एक लाउड रॉर के साथ। हांक फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर वापस आ जाता है। गार्म हांक के पावर के खेल को बहुत ही ज्यादा खराब समझता है और उसे पास की चट्टान पर फेंक देता है। फिर वो हांक के सीने पर पैर रख कर दबाने लगता है, उसे बेकार कहता है और बोलता है कि अगर वो इतना कमजोर है तो लोगों को कैसे बचाएगा। जब गार्म आखिरी हमला करने वाला होता है तो सोल्जर बीच में आ जाते हैं और गार्म पर शूट कर देते हैं। गार्म एक बुलेट को डॉज करता है, जो कि सीधा हांक के पास जाकर गिरती है और चट्टान बिखर जाती है, जिसके बाद शॉ हांक को बुलाती है जब वो चट्टान से गिरता है। गार्म याद करता है कि कैसे हांक उसकी उम्मीद था। वो युद्ध के मैदान में बचने के बाद इनकारनेट में ट्रांसफॉर्म हुआ था और हांक की वजह से ही वो सर्वाइव कर पाया था, लेकिन हारे हुए हांक को देखकर गार्म उससे निराश होता है और सोल्जर की शूटिंग से बचकर भाग जाता है। घायल होने के बावजूद वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार सोल्जर उसे कैसे ढूंढ रहे हैं और शूट कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मरना चाहता और सारी सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि सोल्जर्स को बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान होता है और बैकअप बुलाना पड़ता है। क्लाउड भी वहाँ पर उनके बीच में शामिल होता है, लिसा के मना करने के बावजूद, और वो कहता है कि वो अपने आदमी और शॉ दोनों को बचाना चाहता है। हांक सपना देखता है कि वो एलाइन के पैर पर आराम कर रहा था और जब जागता है तो शॉ के पैर पर था। वो हैरान होता है कि शॉ जिंदा है, लेकिन काफी खुश होता है कि वो ठीक है। शॉ ने उसे बताया कि वो अपने घर वापस गई थी। वो हांक को बताती है कि उसके फादर, जिसे कि हांक पहले ही शूट कर चुका था, ज़ॉम्बीफाइड इनकारनेट के रूप में वापस जिंदा हो गए थे, इसलिए उसने अपने फादर को मार दिया। अपने फादर को मारने के बाद शॉ ये बताती है कि आखिर उसे समझ आ गया कि हांक इनकारनेट को क्यों मार रहा है। हांक ने अपनी परेशानी साझा की, उसके साथ ही उससे नफरत करते होंगे उसके किए कामों के लिए, और वो सोचता है कि क्या उन्हें बचाया गया या वो कभी माफ करेंगे सिर्फ अपना बनाया रास्ता फॉलो करने के लिए। उसने उनकी जिंदगी अच्छे से जीने का मौका छीन लिया। जितना ज्यादा वो अपनी पावर को यूज करता है उतना ज्यादा वो खुद को बेकाबू होता हुआ पाता है, और शायद अब वो भी असली बीस्ट है। वो शॉ से पूछता है कि क्या वो उसे मारेगी जब वो मॉन्स्टर बन जाएगा, लेकिन शॉ कहती है कि नहीं। हांक माफी मांगता है उससे ऐसा सवाल पूछने के लिए। वो अपना यूनिफॉर्म पहनता है और रॉय के साथ अपनी फाइट फिनिश करने के लिए निकल जाता है। हांक शॉ से कहता है कि चाहे एक दिन वो और दूसरे मॉन्स्टर बन जाए, उसे शामिल कर
करके वो उन्हें कभी भुलाए ना। फिर हांक निकल पड़ता है अपने दोस्त और साथी को आखिरकार मारने के लिए। इस वक्त गार्म सोल्जर पर हमला जारी रखता है, लेकिन तभी एक ट्रैप में फंस जाता है जब वो जनरल को पकड़ता है। गार्म जनरल से कहता है कि अगर उसके आदमी शूट करेंगे तो वो भी मर जाएगा, लेकिन जनरल बिना किसी डर के सामना करता है शक्तिशाली इनकारनेट का और जोर देता है कि अपनी टीम का जिंदा रहने के लिए उसकी जिंदगी को कुर्बान करने का रिस्क जायज है। सोल्जर बिना किसी झिझक के गार्म को घेरने लगते हैं एंड हार्पोन्स एंड बुलेट से लगातार बिना रुके फायर करने लगते हैं, लेकिन उन्हें हैरानी होती है कि वो हमला गार्म पर असर ही नहीं करता। गार्म चोटों के बावजूद भी अपना टारगेट बनाए रखते हुए जनरल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पूरे इरादे तब टूट जाते हैं जब क्लाउड इन सब के बीच में आता है और घायल हुए इनकारनेट पर कैनन फायर करता है, जो काफी पावरफुल डैमेज करते हैं। क्लाउड के बीच में आने की वजह से गार्म कुछ देर के लिए रुक जाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। क्लाउड इसके बाद जनरल को साफ साफ मना करता है आगे से ऐसी लापरवाही करने और टीम को खतरे में डालने के लिए। गुफा के अंदर सौ सोच रही थी कि हांक ने अपने सफर में कैसे कैसे हालात और मुसीबतों का सामना किया होगा। उसके अंदर एक गहरी इच्छा जाग रही थी और वो कुछ करने का ठानती है कि वो हांक को हमेशा मुसीबत से बचाएगी। उसने खुद से वादा किया कि वो हमेशा हांक की रक्षा करेगी और ध्यान रखेगी कि वो अपने अंदर के अंधेरे में कभी खो ना जाए। गार्म भागकर वहां से निकल रहा होता है, खून बहते हुए और काफी ज्यादा कमजोर हालत में। इसी दौरान जैसे ही उसकी नजर हांक पर पड़ती है वो तुरंत उस पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। गार्म का कहना होता है कि हांक चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो उसे अपने मकसद तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। हांक का प्लान ये होता है कि गार्म जैसे ही उसके पास पहुंचे वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर दे, लेकिन जैसे ही गार्म उसके बिल्कुल करीब आता है शॉ बीच में आकर तुरंत निशाना लगाती है और उस इनकारनेट के ऊपर गोली चला देती है। शॉ तेज आवाज में हांक को उसकी इंसानियत की याद दिलाते हुए एक कसम खाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हांक की इंसानियत को कभी खोने नहीं देगी और अगर हांक कभी अपने रास्ते से भटक गया तो वो खुद उसे रोकने के लिए तैयार रहेगी। शॉ लगातार गार्म के ऊपर फायरिंग करती रहती है। रिलोड करते वक्त वो हांक से कहती है कि वो अपने साथियों को दिया हुआ वादा निभाता रहे। गार्म उसे कहता है कि वो उनके बीच की लड़ाई से दूर रहे, पर इतने में ही हांक को वो सहारा मिल चुका होता है जिससे कि वो फिर से खड़ा हो सके। हांक उसके आगे बढ़कर शॉ के सामने खड़ा हो जाता है और तुरंत अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अगले ही पल वो गार्म पर एक जबरदस्त पंच मारता है। दोनों एक साथ रोर करते हैं और उनके बीच एक भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। उनके दांत और पंजे टकराते हैं। दोनों की असली पावर सामने आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। दूर से देख रहे सोल्जर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और उनकी हिम्मत नहीं होती ऐसे दो डेडली बीस्ट के बीच में आने की। आखिरकार हांक एक आखिरी वार करता है गार्म के सीने को चीरते हुए, जिससे कि दोनों वापस अपनी इंसानी रूप में लौट आते हैं। रॉय हल्की सी मुस्कान के साथ मानता है कि उसे खुशी है कि हांक उसका कैप्टन था। हांक भी उसके शब्दों को सुनकर शुक्रिया कहता है उसका साथी बनने के लिए। उसके बाद एक बार फिर हांक एक अंतिम अटैक करता है गोली चलाकर एंड एक और इनकारनेट को शांति दे देता है। शॉ धीरे धीरे हांक के पास आती है और उसे पूछती है कि वो उसे रॉय के बारे में कुछ याद दिलाए, क्योंकि वो चाहती थी कि वो उस इंसान को भी याद रख सके। हांक उसे बताता है कि रॉय उनके स्क्वाड का सबसे हंसने और खिलखिलाने वाला मेंबर था, मिशन में हमेशा लगन से काम करता था। हांक का कहना था कि अगर शॉ और रॉय कभी मिलते तो वो जरूर अच्छे दोस्त बन जाते। इसके बाद हमें ये खबर मिलती है कि सोल्जर ने काने के फोर्ट्रेस बोल्ट क्रैक के पास ढूंढ लिया है। एक हफ्ते बाद इसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट तक पहुंचती है, जो तुरंत हुक्म देता है कि चाहे कुछ भी हो उस फोर्ट्रेस को गिराया ही जाना चाहिए। इस ऑर्डर के बाद सोल्जर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ जंग की आहट सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ हांक सोल्जर के द्वारा पकड़ा जाता है और क्लाउड उसे जांच पड़ताल शुरू करता है। क्लाउड पूछता है कि बाकी बचे इनकारनेट के बारे में वो सब कुछ सच बता दे। जब हांक उसे बताता है कि उसे पता है कि क्लाउड असल में काने का छोटा भाई है तो क्लाउड हैरान हो जाता है। वो गुस्से में पूछता है कि काने ने अपनी आर्मी को धोखा क्यों दिया। हांक सिर्फ इतना ही कह पाता है कि उसे काने के दिए धोखे के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो बस इतना जानता है कि इनकारनेट को कैसे रोका जा सकता है। क्लाउड को हांक का जवाब पसंद नहीं आता और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी शॉ बीच में आकर उसे रोक लेती है। शॉ कहती है कि क्लाउड को हांक के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि उनका मकसद एक ही है। क्लाउड परेशान होता है कि कहीं हांक फिर से कंट्रोल के बाहर ना हो जाए, पर शॉ उसे यकीन दिलाती है कि उसने कसम खाई है अगर कभी हांक बेकाबू हुआ तो वो खुद उसे मार देगी। उसी वक्त जनरल रूम में आता है और बताता है कि प्रेसिडेंट ने तुरंत बोल्ट क्रैक के लिए निकलने का ऑर्डर दिया है। उनका मिशन होता है काने को रोकना और नए बैटरी या फोर्ट्रेस को मिटा देना। क्लाउड और उसकी आर्मी तुरंत आगे बढ़ती है और हांक के साथ एक टेम्परेरी अलायंस बनाकर बोल्ट क्रैक की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें मेन सोल्जर का बड़ा कैंपिंग एरिया और फोर्ट्रेस दोनों नजर आते हैं। क्लाउड, जनरल और हांक मिलकर कर्नल से बात करने चाहते हैं जो कि पूरी फोर्स का इंचार्ज होता है। कर्नल उन्हें अपनी मुश्किलों के बारे में समझाता है कि उन्होंने कुछ लोग खो दिए हैं और कई सोल्जर घायल है सिर्फ इसलिए क्योंकि दुश्मन की लॉन्ग रेंज बो एंड एरो के अटैक्स ने उन्हें फोर्ट्रेस के पास तक पहुंचने नहीं दिया। हांक उन्हें बताता है
है कि उनका सामना एक इनकारनेट केंटारुअस से हो रहा है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड स्नाइपर है और अपने बेस को अच्छे से बचाना जानता है। हांक ये भी कहता है कि उनका बेस्ट चांस रात को हमला करना है। वो खुद को एक चारे की तरह इस्तेमाल करने को कहता है ताकि माइल्स, जो कि एक केंटारुअस इनकारनेट है, बाहर आ जाए। हांक सबको चेतावनी देता है कि माइल्स अपनी आवाज से सोल्जर के अंदर डर पैदा कर सकता है। रात होते ही सोल्जर अटैक के लिए तैयार होते हैं। हांक ये जानता है कि माइल्स रात के समय एक अच्छा स्नाइपर नहीं है, इसलिए वो करीब से लड़ने का प्लान बनाता है। कुछ ही देर बाद एरो से चलाए जाते हैं, जो कि निशाना चूक जाते हैं और माइल्स जंगल से निकलकर सामने आता है। माइल्स आते ही सोल्जर के अंदर छेद कर देता है और जोर से चीखने लगता है, जैसा कि हांक ने प्रिडिक्ट किया था। डर के मारे पूरी सेना भाग पड़ती है, जबकि माइल्स उनका पीछा करते हुए लगातार एक एक करके उन्हें मारने लगता है। इसी बीच हांक माइल्स को एक चाल में घेर लेता है, जहां वो उसे एक जाल में फंसा देता है और सोल्जर तुरंत उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। हांक अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आकर गॉड किलर बुलेट को तैयार करता है ताकि माइल्स का काम तमाम कर सके, लेकिन माइल्स पर गोली लगने के बावजूद भी उसके जख्म बार बार भरने लगते हैं। माइल्स ये कहता है कि अब वो इमोर्टल हो चुका है और फिर तुरंत वहाँ से भाग जाता है, जबकि सोल्जर उस पर लगातार फायर करना जारी रखते हैं। अगली सुबह जब माइल्स कोई अटैक नहीं करता तो आर्मी को फोर्ट्रेस के और करीब जाने का मौका मिल जाता है। पूरा कैंप तैयारी करता है, ट्रेंसिस यानी कि बचने का एरिया खोदने लगता है। कर्नल सबको इन्फॉर्म करता है कि ट्रेंसिस तैयार होते ही अटैक शुरू कर दिया जाएगा। वो ये भी बताता है कि कुछ लोगों ने एक और इनकारनेट को देखने का दावा किया है, जो केंटाउर नहीं होता, पर कर्नल इसे सिर्फ डर की वजह से हुआ भ्रम समझकर टाल देता है। उनका एक ही मकसद होता है, किसी भी कीमत पर फोर्ट्रेस को गिराना। रात होने पर सोल्जर अपने आने वाली सुबह की जंग के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। इसी दौरान शॉ हांक के पास आती है और दोनों अपनी पहली मुलाकात को याद करते हैं। ये बातें हांक को हंसने पर मजबूर कर देती हैं। हांक उसे बताता है कि उसकी ली हुई कसम ही थी जिसने कि उसे अब तक जिंदा रखा है। शॉ उसे कहती है कि उसे अंत तक जिंदा रहना होगा और जंग के बाद वो उसे वापस लौटते हुए देखना चाहती है। सुबह होते ही वक्त आ जाता है, कमांडर सिग्नल देता है और अटैक शुरू हो जाता है। सोल्जर फोर्ट्रेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, चाहे दुश्मन के कैनन उन पर बारिश की तरह बॉम्ब शूट कर रहे होते हैं। सभी सोल्जर के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, पर हांक आगे बढ़कर उन्हें हिम्मत दिलाता है। उसका हौसला देखकर पूरी नॉर्थर्न आर्मी लहरों की तरह फोर्ट्रेस की तरफ प्रोग्रेस करने लगती है। फोर्ट्रेस के ऊपर दुश्मन भी बराबर तैयार होता है और अपने कैनन से फायर करने लगता है। नॉर्थर्न उसका जवाब देता है अपने खुद के कैनन से। सूरज ढलने के करीब नॉर्थर्न फाइनली फोर्ट्रेस के बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाते हैं। कुछ देर के लिए फायरिंग रोक दी जाती है। हांक बहुत सतर्क रहता है क्योंकि उसे पता होता है कि माइल्स कभी भी आ सकता है। जैसे ही वो अंदाजा लगाता है, हम काने और माइल्स को एक जगह पर खड़ा देखते हैं। तभी माइल्स पीछे से अचानक से हमला करना शुरू कर देता है। वो अपने एरोस बिना रुके चलाने लगता है, नॉर्थर्न सोल्जर्स को एक एक करके गिराते हुए। सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर माइल्स उन्हें आसानी से मार देता है। माइल्स सोल्जर्स को मेन आर्मी से दूर खींचने की कोशिश करता है, पर अनजाने में सीधा एक जाल की तरफ बढ़ रहा होता है। सोल्जर एक सही मौका देखकर केंटाउर को नीचे गिरा देता है और इसी पल हांक उस पर स्पेयर बॉम्ब से हमला करता है, जिससे कि माइल्स का पूरा राइट आर्म उड़ जाता है। हांक उससे कहता है कि माइल्स नाम का डॉक्टर तो कब का मर चुका है, लेकिन माइल्स उसे हंसते हुए जवाब देता है कि डॉक्टर तो उसके अंदर तभी बचा था जब वो इनकारनेट बना, क्योंकि उससे पहले आर्मी सर्जन होते हुए भी वो किसी को बचा नहीं पाता था। हर एक सोल्जर जिसे वो ठीक करता था कुछ ही देर बाद बैटलफील्ड में जाकर मर जाता था, लेकिन एक इनकारनेट बनने के बाद वो एक दुश्मन को मारकर अपने 100 साथियों की जान बचा सकता था। इसी बात को करते करते माइल्स का हाथ वापिस रीजनरेट हो चुका होता है। अब वो खुलेआम घोषणा करता है कि उसे सोल्जर की दर्द भरी चीखें सुनना बहुत पसंद है। ये कहकर वो एक मरे हुए सोल्जर के ऊपर बार बार पैर रखकर उसके सिर को कुचलने लगता है, जहां उसकी हंसी और डरावनी होती जाती है। रात होते ही हांक अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो डिक्लेयर करता है कि माइल्स ने पूरी तरह अपनी इंसानियत खो दी है और वो उसकी तरफ निकल जाता है। कर्नल ये देखकर तुरंत अपने आदमियों को सीक्रेट वेपन निकालने के ऑर्डर देता है। कर्नल शांत रहते हुए क्लाउड को भी बता देता है कि वो हांक की असल हकीकत से पहले ही वाकिफ था। इसी बीच हांक और माइल्स के बीच में एक भयंकर लड़ाई चल रही होती है। हांक एक सही मौका देखकर माइल्स का हथियार छीन लेता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। फिर वो स्पेयर माइल्स के सीने में घुसा देता है, जिससे कि माइल्स बिल्कुल भी नहीं हिल पाता। हांक जनरल को बुलाता है जो कि फ्लेयर शूट करता है, कमांडर्स को सिग्नल देते हुए कि बॉम्बिंग शुरू की जाए। हांक थोड़ा सा पीछे हट जाता है, बॉम्ब सीधा उसकी लोकेशन पर गिरते हैं और माइल्स के आधे जिस्म को उड़ा देते हैं, लेकिन कुछ ही पल के बाद माइल्स अपने आप को वापिस रीजनरेट कर लेता है। हांक अब गॉड किलर बुलेट का इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है ताकि माइल्स का काम हमेशा के लिए तमाम कर सके, लेकिन तभी एक डार्क पर्पल मिस्ट एरिया को घेरने लगती है जो उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। ये जहरीला धुआं अब बाई के पॉइजन के रूप में पहचाना जाता है। मिस्ट माइल के शरीर को छूकर उसे गलते हुए पर्पल बबल में बदल देती है। जहर का खतरनाक स्वभाव समझते ही हांक तुरंत अपनी नाक को बंद कर लेता है। चारों तरफ मौजूद सोल्जर पॉइजन का शिकार होकर गिरने लगते हैं। हांक आवाज लगाकर बाकी सोल्जर को एरिया छोड़ने के लिए कह देता है। इस हंगामे के दौरान कर्नल क्लाउड को पॉइजन मिस्ट के असल स्रोत के बारे में समझाता है। वो बताता है कि ये जहर हाइड्रा की लाश पर की गई रिसर्च से निकाला गया था जो उन्हें प्रेसिडेंट ने दिया था। क्लाउड चिंता जताता है कि इस पॉइजन का असर तो उनकी फोर्स के ऊपर भी पड़ेगा, लेकिन कर्नल उसे ये भरोसा दिलाता है कि ये प्लान का हिस्सा है। इनकारनेट्स को किसी भी
तरह जड़ से खत्म करना ही उनका अंतिम लक्ष्य है। ये कर्नल तो एहसान फरामोश निकला रे। माइल्स का शरीर गलने लगता है। वो हांक से कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इस तरीके से मरेगा, लेकिन वो चाहता है कि कभी फिर उससे मिले। हांक गॉड किलर बुलेट से माइल्स को अंत में मार देता है। कर्नल क्लाउड से कहता है कि अब उन्हें इस मौके का फायदा उठाकर फोर्ट्रेस पर अटैक करना चाहिए, लेकिन तभी कैंप से अचानक से उन्हें शोर की आवाज सुनाई देती है। काने वहाँ आ चुका होता है और बिना टच किए हर सोल्जर के सर को एक ही पल में गायब कर देता है। काने कर्नल और क्लाउड के पास आता है। क्लाउड शॉ को छुपने के लिए भेज देता है। कर्नल अपने सोल्जर्स को काने पर फायर करने का ऑर्डर देता है, लेकिन बुलेट्स का कोई भी असर नहीं होता। काने सिर्फ एक हाथ हिलाकर सोल्जर्स को मार देता है। कर्नल ग्रेनेड से अटैक करने को कहता है, लेकिन काने अचानक से उनकी नजरों से गायब हो जाता है। वो एक सोल्जर को गर्दन से पकड़कर उसमें खून भर देता है और सोल्जर तुरंत अपने ही साथियों के ऊपर अटैक करने लगता है। जो बॉम्ब उसके पास था वो दूसरे एक्सप्लोजिव्स के साथ गिरकर उन्हें एक्सप्लोड कर देता है। हांक ब्लास्ट देखकर जनरल से कहता है कि फोर्ट्रेस को हैंडल करे और खुद अपनी टीम की तरफ भागता है, उम्मीद करते हुए कि शो सुरक्षित हो। जब हांक अपने एरिया की तरफ जा रहा होता है, काने कर्नल को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे फोर्स करता है कि वो खुद ये पॉइजन कंज्यूम करे, जिससे कर्नल का शरीर भी पूरी तरीके से गलने लगता है। आखिरकार एक काम तो सही किया। क्लाउड अपने भाई को बचाने के लिए डर के साथ और अपने लिए हुए फैसले में कांपता हुआ अपनी तलवार को आगे करता है। काने क्लाउड के डर का मजा ले रहा होता है और कोशिश करता है कि क्लाउड पर भी अपना कंट्रोल बना पाए, लेकिन जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होने वाला होता है, हांक अपना स्पीयर फेंक कर काने के राइट आर्म को काट देता है। वो फायर करता है, लेकिन काने तुरंत ही स्मोक में बदल जाता है और कुछ ही पल में वापिस आ जाता है, अपने हाथ को पूरी तरीके से हील करके। हांक शॉ से कहता है कि वो क्लाउड का हाल चेक करे और चेन से पूछता है कि वो खुद वहाँ पर क्यों आया जब वो दूसरे इनकार्नेट भेज सकता था। हांक तुरंत समझ जाता है कि हालात शायद ध्यान भटकाने के लिए हो सकते हैं और जैसा कि उसका मानना था, जेन अपने असली इरादे रिवील करता है। वो बताता है कि उनका असली प्लान साउथ के साथ अलायंस बनाने का है और नॉर्थर्न फोर्स फोर्ट्रेस में व्यस्त होने के दौरान उन्होंने अपनी जटिल योजना शुरू कर दी है। चेन के इस दावे को सॉर्थन कैपिटल पर इनकार्नेट और कॉर्प्स का आक्रमण सपोर्ट करते हैं। क्लाउड इस अलायंस को नकार देता है और सीधा आक्रमण के रूप में देखता है। चेन उसे हंसी में उड़ा देता है और हांक को कहता है कि वो बेवकूफ है। वो ये कहता है कि माइल्स की मौत से हांक को सीखना चाहिए कि ह्यूमंस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। चेन कहता है कि इंसान पागल होते हैं और इनकार्नेट्स उन्हीं से जन्मे हैं। वो हांक से कहता है कि उसे अलायन को मारने के लिए शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि वही सभी के लिए जिम्मेदार थी। हांक चेन से कहता है कि ह्यूमंस गलतियां करते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अलायन ने सबको खत्म करने का प्रयास किया था। हांक इंसानों को समझता है और इसी वजह से वो अलायन की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता है। चेन हांक से कहता है कि उसका कोई हक नहीं है उनके वादे को निभाने का और वो अपनी मर्जी से जीता रहेगा। जब हांक अपने दोस्त चेन को पागलपन में डूबते हुए देखता है, वो अपने डरावने वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी दहाड़ आसपास के पहाड़ों में गूंज उठती है। हांक चेन पर हमला कर देता है। उसके क्लॉ हवा में चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अटैक करता है, चेन के जख्म तुरंत हील हो जाते हैं और उसका एक भी अटैक कोई भी डैमेज नहीं करता। हांक रुकता नहीं, लगातार क्लॉइंग करता रहता है, लेकिन चेन की पावरफुल रीजनरेटिव एबिलिटी के सामने उसका प्रयास बेकार साबित होता है। चेन हांक को टोंट करता है, उसे कहकर कि वो अपनी असली फॉर्म को बाहर लेकर आए, बिल्कुल वैसे जैसे कि व्हाइट चर्च में किया था। हांक चेन की बातों को नजरअंदाज करता है और अपने अंदर छुपे अंधेरे को अपने ऊपर हावी होने नहीं देता। एक डेस्परेट मूव में हांक अपनी शक्ति से चेन के सर को पकड़कर जोर से क्रश कर देता है, लेकिन पूरी जगह पर एक भयंकर रेड मिस्ट घिर जाती है। इस मिस्ट के बीच से चेन के कई सारे क्लोन्स निकलते हैं और एक आर्मी बनाकर हांक को घेर लेते हैं, जो कि एक परफेक्ट टीम में काम करते हुए स्ट्रेटेजी अटैक्स कर रहे होते हैं, जिससे कि हांक पर दर्दनाक घाव हो रहे होते हैं। लेकिन वो पूरी हिम्मत और निश्चय के साथ फाइट करता है, लेकिन उसका प्रयास उनके खिलाफ बेकार साबित होता है और कोई डैमेज उसके करने पर भी उन्हें नहीं मिलता। इसी दौरान नॉर्थर्न सोल्जर्स फोर्ट्रेस को कंक्यूर कर रहे होते हैं। सूरज उगने लगता है और हांक बहुत घायल होने के बाद अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। जब चीन के क्लोन्स अचानक गायब हो जाते हैं, चीन अपने हाथ से हांक की गर्दन को स्लैश करता है और कहता है कि अब हांक को लड़ना बंद कर देना चाहिए और उसके साथ शामिल हो जाना चाहिए। हांक शॉ को याद करता है और उसके दिमाग में शॉ की कई बातें याद आती है कि वो इंसान है और उसे अपने वादे को पूरा करना चाहिए, अपने दोस्तों को मारकर और उन्हें शांति दिलाकर। वो उठता है, लेकिन गिरने से पहले शॉ उसे पकड़ लेती है। शॉ उसे देखकर स्माइल करती है और हांक भी मुस्कुराता है। शॉ को देखते ही चेन के अंदर पुरानी यादें और गुस्सा जाग जाता है, क्योंकि अलाइन ने हांक को प्यार किया था, ना कि चेन को। चेन अपनी फाइनल फॉर्म अनलिश करता है और शॉ
की तरफ निकल पड़ता है, कहते हुए कि उसका इस दुनिया में होना जायज नहीं है। लेकिन हांक उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि उनकी कोई दुनिया ही नहीं है। चेन की शक्ति और भी बढ़ती जाती है जैसे जैसे उसके जख्म हील होते हैं और उसके बाल भी सफेद हो जाते हैं। हांक एक पावरफुल रॉर करता है जो कि चेन को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। चेन के कुछ करने से पहले हांक तेजी से दूरी बनाता है और एक जबरदस्त पंच से चेन के चेहरे को जमीन पर पटक देता है। शो तुरंत हांक के पास दौड़ती है जब वो कोलैप्स करने वाला होता है, लेकिन चेन अभी भी खत्म नहीं हुआ होता और कहता है कि हांक ने अपनी असली शक्ति दिखा दी है, किंग ऑफ द बीस्ट इनकार्नेट के रूप में। चेन गायब हो जाता है लेकिन तुरंत हांक के पीछे आकर लौट जाता है। तभी वो नॉर्थ पैट्रिया का फ्लैग फोर्ट्रेस के ऊपर उड़ता हुआ देखकर फिर से गायब हो जाता है और एक वादा करता है कि वो फिर मिलेगा। नॉर्थ ने जीत हासिल की और अपनी कैपिटल को कैप्चर होने से बचाया, लेकिन चेन ने जो नई पैट्रिया बनाई थी उसने साउथ को कैप्चर कर लिया और वो स्ट्रॉन्गेस्ट पैट्रिया नेशन बन गया। इस हालत को देखकर नॉर्थ का प्रेसिडेंट अपने आदमियों को कैपिटल वापस बुलाने के ऑर्डर देता है। वेस्ट से नई धमकी आने के डर से हांक और शॉ निकल पड़ते हैं नए इनकार्नेट ढूंढने के लिए ताकि हांक अपना वादा पूरा कर सके। हांक शॉ से पूछता है कि क्या वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है और शॉ कहती है कि उसने अपना गोल पा लिया है, अपना प्रॉमिस हांक के लिए निभाना। इसी बीच चेन के पास एलाइन का शरीर एक ट्यूब में होता है और उसके पास सोनियम का एक शेड भी होता है। वो कहता है कि एलाइन बस देखती रहे क्योंकि वो दुनिया जिसे की एलाइन अवॉइड करना चाहती थी अब वो शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। एंड अब तो हाइपर फीचर भी आ चुका है तो प्लीज वो भी कर देना। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से 70 कमेंट का एम है पूरा कर देना। एंड प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि इतनी लॉन्ग वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और वैसे भी हमें जल्दी से जल्दी 50 के सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव करना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले ऐसे ही अमेजिंग रिकैप वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।